नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राजनीति विद्यार्थी के साथ। आज हम एक ऐसी खबर पर गहराई से चर्चा करेंगे जो पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच रही है। इजराइल और ईरान के बीच में जो हालिया घटनाक्रम हुए हैं, इजराइल द्वारा ईरान पर हालिया सैन्य हमला हुआ है एक। यह घटना ने न केवल मध्य पूर्व की भू राजनीति को बल्कि वैश्विक स्थिरता, अर्थव्यवस्था और कूटनीति के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण थी ये घटना। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किन कारणों से यह हमला हुआ है, इसके तत्कालीन दीर्घकालीन परिणाम क्या हों। इससे जुड़े सभी पहलुओं का आज हम विश्लेषण करेंगे, तो अपने कॉफी का कप उठा लीजिए और सुनिए। सबसे पहले इस घटना का ऐतिहासिक संदर्भ समझना जरूरी है। इजराइल और ईरान के बीच में तनाव की जड़ें कई दशकों पुरानी। 1979 की ईरानी क्रांति के बाद जब अयातुल्ला खुमैनी के नेतृत्व में इजराइल जब इस्लामिक गणराज्य स्थापित हुआ, तो ईरान ने इजराइल को अपने प्रमुख दुश्मन के रूप में देखना शुरू कर दिया। इजराइल जो मध्य पूर्व में एकमात्र परमाणु शक्ति माना जाता था, ईरान के परमाणु महत्वाकांक्षाओं को अपने लिए खतरा मानता था। कुछ वर्षों में दोनों देश लगातार एक छद्म युद्ध में उलझे रहे हैं, जिसमें साइबर हमले, ड्रोन हमले और खुफिया ऑपरेशन शामिल हैं। उदाहरण के लिए 2020 में ये जो ईरान के एक परमाणु वैज्ञानिक थे, मोहसिन फखरीजादे, उनकी हत्या, इसके लिए ईरान ने इजराइल को जिम्मेदार ठहराया। 2021 में नतांज परमाणु संयंत्र जो ईरान का परमाणु ठिकाना है, उस पर साइबर हमला, इस तनाव के कुछ उदाहरण हैं। इस बार 13 जून यानी आज रात 12 बजे के बाद इजराइल ने एक कदम आगे बढ़कर ईरान के सैन्य और परमाणु हमलों पर सीधा हमला किया है। अब बात करते हैं इस वक्त के हमलों की। खबरों के अनुसार इजराइल ने तेहरान के सैन्य अड्डों, नतांज के परमाणु संयंत्र और इस्फहान के पास एक मिसाइल उत्पादन केंद्र को निशाना बनाया है। इस हमले में F-35 स्टील्थ फाइटर जेट और ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है। ईरान की जो इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स थी, IRGC, उसके वरिष्ठ कमांडर जनरल हुसैन सलामी और दो जो उनके सबसे मेन परमाणु वैज्ञानिक थे, उनकी मौत की पुष्टि हुई है। इजराइल का दावा है कि उसे खुफिया जानकारी मिली थी कि ईरान 90% तक यूरेनियम संवर्धन के स्तर पर पहुंच गया था, जो परमाणु हथियार बनाने के लिए पर्याप्त है। इजराइल के प्रधानमंत्री ने एक बयान में कहा, हम अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। दूसरी ओर ईरान ने इन हमलों को आपराधिक कृत्य और युद्ध की घोषणा करा दिया। ईरान के विदेश मंत्रालय ने संयुक्त राष्ट्र में शिकायत दर्ज कराई और जवाबी कार्रवाई की धमकी दी। हालांकि कार्रवाई कब होती है, कैसी होती है, ये काफ़ी चीज़ों पर निर्भर करता है। इन हमलों के पीछे की गहराई को समझते हैं। इजराइल का मानना है कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा के लिए खतरा है। 2015 का परमाणु समझौता JCPOA, जिसे अमेरिका ने 2018 में छोड़ दिया था, उसके बाद ईरान ने अपने यूरेनियम संवर्धन को तेज कर दिया था। हाल के महीनों में ओमान ने अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु जो वार्ता कराई थी, वो विफल रही, क्योंकि ईरान ने कठोर शर्तें रखी, जैसे कि सभी प्रतिबंधों को हटाने की मांग। इजराइल को डर था, अगर ईरान परमाणु हथियार बना लेता है तो वह न केवल इजराइल बल्कि सऊदी अरब और अन्य खाड़ी देशों के लिए भी खतरा होगा। इसके अलावा ईरान की जो सहयोगी समूह है, जैसे लेबनान, हिजबुल्लाह, यमन के हुती विद्रोही क्षेत्र में इजराइल के खिलाफ जो सक्रिय है पहले से ही, उससे इजराइल की चिंता और बढ़ गई। ये हमला इजराइल की रणनीति का हिस्सा भी हो सकता है, ताकि ईरान को और कमजोर किया जा सके और परमाणु हथियार बनाने की जो उसकी क्षमता है, उसको रोका जा सके। इजराइल का मानना यह है कि किसी भी दशा में ईरान या उसका कोई भी दुश्मन जो उसके पड़ोसी देश है, परमाणु हथियार न बना पाए, ताकि उसकी संप्रभुता और उसका अस्तित्व बना रहे। अब बात करते हैं तत्कालीन परिणामों की। ईरान ने जवाबी कार्रवाई की धमकी दी है और उसके जो सुप्रीम लीडर है अयतुल्ला अली खुमैनी ने कहा, उन्होंने साफ कह दिया है कि इजराइल को इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। यानी दोनों तरफ से युद्ध का लगभग आगाज हो चुका है। ईरान ने अपने सहयोगी समूह को सक्रिय करने की बात कही है, जिसका मतलब है लेबनान, सीरिया, यमन में तनाव बढ़ सकता है, क्योंकि यह तीनों देश इजराइल के माफ कीजिएगा, ईरान के समर्थक देशों में शामिल है। इजराइल ने अपनी सेना को हाई अलर्ट पर रखा है। तेल अवीव जैसे शहरों में बम शेल्टर सक्रिय कर दिए गए और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भी चौकसी बरत दी है। अमेरिका ने साफ कहा कि इन हमलों में उसने कोई सैन्य सहायता नहीं दी है, यानी हर बार की तरह अमेरिका ने अपना पल्ला झाड़ लिया, लेकिन उसने इजराइल के आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन किया है। हालांकि अमेरिका ने ईरान, जॉर्डन और सऊदी अरब में अपने दूतावास में कर्मचारियों और सैन्य परिवारों को निकालना शुरू कर दिया है, जो इस बात का संकेत है कि इस खाड़ी क्षेत्र में युद्ध बड़े पैमाने पर हो सकता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने इस मुद्दे पर तत्काल बैठक बुलाई है, लेकिन रूस और चीन ने इजराइल की निंदा की है, जबकि पश्चिमी देश जो भी है वो अपना न्यूट्रल रुख बनाए हुए हैं।
वैश्विक और क्षेत्रीय प्रभावों की बात करें तो यह हमला मध्य पूर्व और को बेहद अस्थिर कर सकता है। ईरान एक प्रमुख तेल उत्पादक देश है और अगर वह उसका तेल उत्पादन प्रभावित होता है तो बड़ी समस्या आ सकती है, क्योंकि वह वैश्विक तेल आपूर्ति का 20% हिस्सा संभालता है, जो जिसकी वजह से तेल की कीमतें आसमान छू सकती है। इसका सीधा असर भारत जैसे देशों पर पड़ेगा, जो अपनी 80% से अधिक ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए मध्य पूर्व पर यानी मिडल ईस्ट पर निर्भर है। पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ने से महंगाई बढ़ सकती है, जो आम लोगों की जेब पर काफी भारी पड़ेगी। इसके अलावा यह संघर्ष वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला यानी डिमांड सप्लाई चेन, खासकर अर्धचालक व अन्य महत्वपूर्ण सामग्रियों को प्रभावित कर सकता है। भू भू राजनीतिक स्तर पर अगर बात करें तो रूस और चीन को इस स्थिति का फायदा उठाकर पश्चिमी देशों पर दबाव बना सकते हैं। उदाहरण के लिए रूस पहले से ही यूक्रेन युद्ध में उलझा है, वह इस मौके का इस्तेमाल कर पश्चिमी देशों को कमजोर कर सकता है। कुछ विशेषज्ञों का तो यह भी मानना है कि इसराइल का यह हमला ईरान के परमाणु कार्यक्रम को कुछ वर्षों के लिए पीछे धकेलने का प्लान है, लेकिन यह अस्थायी समाधान नहीं है। दूसरी ओर कुछ का कहना है कि यह हमला उल्टा पड़ सकता है, क्योंकि ईरान अब अपने परमाणु कार्यक्रम को और गुप्त और तेजी से आगे बढ़ाएगा। साथ ही ईरान की जवाबी कार्रवाई क्षेत्र एक पूर्ण पूर्णकालिक युद्ध को जन्म दे सकते हैं, जिसमें हिजबुल्लाह, हमास व अन्य समूह भी शामिल हो सकते हैं। जो भारत जैसे देश है, जो अधिकांश तौर पर न्यूट्रल रहते हैं, उनके लिए यह स्थिति चिंताजनक है, क्योंकि मध्य पूर्व में स्थिरता हमारे आर्थिक और सामरिक हितों को प्रभावित करती है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने सभी पक्षों से हमेशा की तरह संयम बनाने की अपील की है, जो हम करते रहते हैं, और कूटनीतिक समाधान की वकालत की है कि किसी भी चीज का हल बातचीत से निकाला जाना चाहिए। अंत में यह समझना होगा कि इस तरह के संघर्ष का कोई समाधान नहीं है। इसराइल और ईरान के बीच गहरी दुश्मनी, साथ ही वैश्विक शक्तियों की भूमिका इस मुद्दे को और जटिल बनाती है। हमें उम्मीद करनी चाहिए कि जो संयुक्त राष्ट्र है और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, तत्काल इस चीज में हस्तक्षेप करेंगे और बातचीत के जरिए शांति स्थापित होगी। अब आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? आप अपनी राय रखिए। क्या यह संघर्ष क्षेत्रीय युद्ध में बदल सकता है या कूटनीति के जरिए से रोका जा सकता है, जो डोनाल्ड ट्रंप भारत और पाकिस्तान के बीच में कहते हैं कि हमने सीज फायर कराया है? क्या वो यहाँ पर अपनी मध्यस्थता कराएंगे? कमेंट में अपनी राय जरूर साझा कीजिए। अगर आपको हमारा विश्लेषण पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।